गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप और अच्छे होंगे। आपने लास्ट वाले चैप्टर में जो था हमारा पार्ट 7 वो धनवाद पढ़ा था। धनवाद में अपन ने बहुत सारी पेंटिंग्स पढ़ी थी और पेंटिंग्स में जो जिस प्रकार से बनाई जाती है घनवाद प्रभाववाद उसकी सारी हमने पेंटिंग्स पढ़ी थी। कैसे उसमें कलर यूज होते हैं, किस टेक्निक से बनाई जाती है और किस तरीके से, और उसके जो आर्टिस्ट थे वो सारे कौन से थे, यूरोपियन थे या इंडियन आर्टिस्ट थे। अब जो हमारा पार्ट है ये है पार्ट 8 समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार। मतलब हम इस पार्ट में कंटिन्यू क्या पढ़ेंगे, इंडियन आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने यूरोपियन आर्टिस्ट पढ़े थे, अब हम पुरोगामी जो कलाकार होते हैं, भारतीय कलाकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इस पाठ के दौरान हम पढ़ेंगे कि जो राजा रवि वर्मा थे, फेमस आर्टिस्ट, अगर आपने नाम सुना हो तो उनके कैलेंडर्स पे आते हैं जिनमें महिलाओं की बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी की हुई है, कैलेंडर्स बनाए हुए हैं। उसी के दौरान जो दूसरे आर्टिस्ट भी थे कुछ, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से जो यूरोपियन शैली के कलाकार थे या कला थी, वो किसको प्रेरित कर रही थी? कोलकाता, मुंबई, मद्रास के शहरों में जो कला के स्कूल थे उनको प्रेरित कर रही थी। क्यों? क्योंकि सारे यूरोपियन जो कलाकार थे वो इंडियन जो कलाकार थे, भारतीय कलाकार थे, उनको सिखाने के लिए लगे हुए थे कि हमारी जैसी पेंटिंग्स बनाओ, हमारी जैसी ही कलर जो है उनको उपयोग में करो, और जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसी का ही आप भी उपयोग करो। तो उसमें इस काल का जो मतलब स्कूल स्थापित हुए थे, जो भी कुछ हुआ था, उसको क्या कहा जाता है? ट्रावनकोर। ट्रावनकोर, ठीक है। ट्रावनकोर से राजा रवि वर्मा। अब इसमें प्रसिद्ध जो चित्रकार थे वो कौन थे? राजा रवि वर्मा। तो क्या हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से यूरोपियन शैली में कला के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोलकाता, मुंबई और मद्रास के शहरों में कला के स्कूल स्थापित किए गए। और इस काल में जो ट्रावनकोर से राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हुए। कहाँ के थे वो? ट्रावनकोर। उसके बाद पश्चिम की जो यथार्थवादी शैली में प्रसिद्ध पौराणिक दृश्यों को चित्रित करते थे। वो जो राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, फेमस चित्रकार, वो क्या करते थे कि जितने भी पौराणिक दृश्य होते थे, जैसे रामायण है, महाभारत है, कुंती का जो दृश्य दिखाया गया है या सीता जी का जो दृश्य दिखाया गया है, उन्हीं को ही ज्यादा चित्रित करते थे। कौन? राजा रवि वर्मा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो, राजा रवि वर्मा जो फेमस कलाकार थे, अब इसमें कवि भी सम्मिलित थे, सिर्फ चित्रकार ही सम्मिलित नहीं थे, कवि भी सम्मिलित थे। और कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे बंगाल के अवनींद्रनाथ टैगोर दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा और दूसरे कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये जो थे, इन्होंने अपनी क्या की थी? स्थानीय पेंटिंग की शैली का विकास किया था। उसके बाद बंगाल स्कूल को एक चरम सीमा पर लेकर गए। किसमें? चित्रकला। जो यूरोपियन पेंटिंग्स थी उनको बढ़ावा ना देकर इंडियन जो पेंटिंग्स थी, भारतीय कला थी, उसको एक चरम सीमा पर ले गए। कहाँ पर? बंगाल में। और ये जो आंदोलन था ये धीरे 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 सारे भारत में फैल गया। और उसके बाद एक प्रसिद्ध चित्रकार जो चित्रकला बनाती है उसका नाम आया अमृता शेरगिल। देखो विद्यार्थियों, आपको ये नाम
याद रखने हैं सारे। ये हमारी तीसरी चित्रकार है जो चित्रकला बनाती है। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। तो इस आंदोलन से भारत में जब सारे भारत में एक आंदोलन सा छिड़ गया था, एक बोलते हैं ना कि एक सीमा जो होती है उसको लांघ के पूरे भारतवर्ष में कला का इतना अच्छा उन्होंने विकास किया कि पेरिस में दक्षता प्राप्त अमृता शेरगिल ने भी भारतीय कला के दृश्य पटल पर कदम रखा। इसी के साथ साथ जो पश्चिम टेक्निक थी, जो वेस्टर्न टेक्निक थी और भारतीय कथा वस्तुओं का सम्मिश्रण पाते हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि यूरोपियन और इंडियन दोनों मिक्स होते गए धीरे धीरे कला के क्षेत्र में। और जो स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी अभिव्यंजनात्मक अर्थपूर्ण शैली में पेंटिंग शुरू करी। इसी प्रकार जामिनी रॉय ने लोक कला की सौंदर्य की खोज की। जामिनी रॉय चौथा आर्टिस्ट। जामिनी रॉय। फिर इसके साथ साथ युवा भारतीय कलाकार जो थे उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कला को आगे बढ़ाना शुरू किया। किस प्रकार, किस माध्यम से, किस प्रकार से? कला के माध्यम से। उन्होंने पेंटिंग्स में अपने जो भाव थे उसको धीरे धीरे जागृत करना शुरू कर दिया। और उस पेंटिंग में जो एक भारतीयता होती है, पैट्रियोटिक होती है, वो जो चीजें होती है, जैसे पैट्रियोटिक के लिए हमने तिरंगा बना दिया तो उससे क्या हुआ, एक से दूसरे जो भारतीय थे उनमें एक कला के साथ साथ भारतीयता भी जागृत होती गई। उसके बाद जो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता थे, पेंटर परितोष सेन ने कोलकाता ग्रुप की स्थापना की। अब ये जो एक पेंटर और एक मूर्तिकार, कौन? प्रदोष दास गुप्ता ये कौन थे? मूर्तिकार। और उसके बाद पेंटर परितोष सेन। परितोष सेन ये कौन थे? पेंटर। इन्होंने क्या किया? कोलकाता ग्रुप की स्थापना की। और इसी के साथ साथ एफ.एन. सोजा और राजा अन्य पेंटरों की कोशिशों के द्वारा बम्बई में प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना हुई। ठीक है। अब जो पाठ का सारांश है वो हमारा ये है कि हमने भूमिका तो पढ़ ली। भूमिका में क्या था कि जो यूरोपियन जो कलाकार थे और इंडियन कलाकार थे उन दोनों के सामंजस्य से कुछ नई तकनीकों का विकास हुआ और कुछ नई पेंटिंगों का विकास हुआ। उसके साथ साथ जो आर्टिस्ट के नाम थे वो कौन थे? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, जामिनी रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से भारत में यूरोपियन कला को घटाकर जो भारतीय कला थी उसको विकसित किया। और उसी के साथ साथ जो प्रदोष दास गुप्ता थे जो मूर्तिकार थे और परितोष सेन थे, इन्होंने क्या किया? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। और इसी के साथ साथ जो बाकी के जो कलाकार थे उन्होंने जैसे एफ.एन. सोजा और अन्य पेंटिंग जो बनाने वाले जो चित्रकार थे उनकी सहायता से एक बम्बई ग्रुप ऑफ आर्ट की स्थापना हुई जो कि कौन सा हुआ? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो ये तो आ गई इसकी भूमिका दोस्तों। अब जो आपको ये सारे नाम याद करने हैं, सिर्फ आप नाम भी याद करके लिख कर आ जाएंगे अगर आप इस प्रश्न में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आता है पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में यह है कि 19वीं सदी के प्रारंभ से ब्रिटिश प्रभाव के कारण भारतीय कला का ह्रास हुआ।
लघु चित्रकला, दस्तकारी, भित्ति चित्र का लोप हो गया। यूरोपीय तैलीय चित्रों में ने लघु चित्रों को समाप्त कर दिया। अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि राजा रवि वर्मा और जो अन्य चित्रकार थे उन्होंने क्या किया, भारत में अपनी कला के माध्यम से एक लोगों में एक विकास जागृत किया। एक जो आलोचना होती है यूरोपियन के प्रति, क्या ये आलोचक हैं और हम इनको आलोचना नहीं करने देंगे अपनी पेंटिंग की, तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, लघु चित्र जो बनते थे हमारी भारतीय संस्कृति में और भित्ति चित्र बनते थे उनका लोप हो गया और यूरोपियन चित्रों के द्वारा यूरोपियन तैलीय चित्रों को एक चरम सीमा पर ले गए कि भाई इंडियन पेंटिंग्स तो बेकार है, हमें तो सिर्फ यूरोपियन पेंटिंग से मतलब है। इसी के दौरान किसी संरक्षण में राष्ट्रवादी आंदोलन के उत्थान के भारतीय कलाकारों ने पैतृक कला को सकारात्मक सोच देना शुरू कर दिया। किसने दिया था? राजा रविवर्मा। 20वीं सदी के आधे भाग में कला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल की उत्पत्ति हुई। इसमें पौराणिक भारतीय कहानियों से प्रेरणा ली गई। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि पाश्चात्य यथार्थवाद को अस्वीकृत करते हुए भारतीय कला के आदर्शवाद को प्राथमिकता दी गई। अभी मैंने क्या बोला था कि यूरोपियन कला को धीरे धीरे नष्ट करते हुए एक भारतीय कला चरम सीमा पर थी, एक विकास की प्रगति में थी। जैमिनी रॉय ने लोक कला को, रविंद्रनाथ टैगोर ने अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना को प्रस्तुत किया और नंदलाल बोस, विनोद बिहारी और अन्य जो चित्रकार थे उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीयता की भावना को से ओतप्रोत होकर चित्र बनवाए। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले जब हमने भूमिका पढ़ी थी कि अगर मैं किसी चित्र में एक झंडा बना देती हूँ तो क्या होगा, वो मेरा भारत का झंडा है, वो यूरोप का झंडा नहीं है। तो उसमें क्या होगा, मेरी जो भावना है वो किसके प्रति जागृत होगी, मेरे भारत देश के प्रति जागृत होगी। उसी तरह से चित्रों में भी इन लोगों ने क्या बनाया, भारत माता का चित्र बनाया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था सर्वप्रथम। उसमें भारत माता को बनाया और उसको अपनी देश की रक्षा करते हुए दिखाया। भारतीय कलाकारों ने भारतीय और चीनी शैली के पारंपरिक पानी के रंगों और तकनीकों का उपयोग करते हुए लघु चित्र और भित्ति चित्रों का दोबारा से वापस उत्थान किया, वापस विकास किया। तो यूरोपियन चित्रकला क्या हुई, धीरे धीरे नष्ट हो गई। और केरल के जो राजा रवि वर्मा थे, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ट्रावनकोर से थे, केरल के ट्रावनकोर से जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने अनेक भारतीय महिलाओं के चित्र बनाए जो कि रामायण और महाभारत से प्रेरित थे। सीता बनाई, कुंती बनाई, सब बनाए उन्होंने, राधा कृष्णा बनाए। तो इसी तरह से उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से एक भारतीय कला को एक चरम सीमा पर पहुंचाए। ये तो थी हमारी पाठ का सारांश और भूमिका। इसमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है कि एक यूरोपियन शैली और एक इंडियन शैली, ये दो शैलियां हैं जिसको यूरोपियन शैली को खत्म किया और इंडियन शैली को उठाया, इंडियन कला को जो उठाया। और उसमें किसने किया, राजा रवि वर्मा, अभिनेन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, ये सारे जो कलाकार थे इन्होंने अपनी बहुत जोश के साथ अपनी पेंटिंग्स में भारत के रंग निकाले। अब इसी में ही इसका जो पहला चित्र आता है जो राजा रवि वर्मा ने बनाया था, हंस दमयंती। हंस दमयंती, यह चित्र राजा रवि वर्मा ने 1899 में बनाया था। अब जो हमने पहली वाली टेक्निक यूज की थी, कैसे आर्टिस्ट ने कब बनाया, किस माध्यम से बनाया और उस चित्र में क्या दर्शाया गया है, ये चार चीजें हमारी प्रमुख होती है। किसने बनाया, कब बनाया,
किस माध्यम में बनाया और उस चित्र में क्या उसने बताया है या क्या बनाया गया है। ठीक है, तो ये हंस दमयंती जो चित्र है, हंस, हंस से क्या तात्पर्य है? हंस एक पशु या एक पक्षी, हंस। ये राजा रवि वर्मा ने, अब देखिए, आप यहाँ पे हमने आर्टिस्ट का नाम लिखा, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं यह चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया था। यह चित्र 1899 में बनाया था। उसके बाद कैनवास पर तेलीय रंगों से बनाया गया। ये हमारा हो गया माध्यम, कैनवास पर तेलीय रंगों से बनाया गया था। उसके बाद ये कहाँ सुरक्षित है? ये एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, ऐसे तो पेंटिंग्स को देख के सभी बनाते हैं, गूगल से लेते हैं और पेंटिंग्स बना देते हैं, बट जो इसकी एक ओरिजिनल कॉपी होती है जो राजा रवि वर्मा खुद ने बनाई है, एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाई है, तो वो कहाँ है? नेशनल गैलरी न्यू दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। अब इस चित्रों के द्वारा क्या बताया गया है? एक सुंदर नारी बताई गई है, किसके साथ? हंस के साथ। दमयंती किसका नाम है? एक महिला का नाम है। ये महिला है जो कि हंस के साथ दिखाई गई है इन चित्रों में। किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने 1899 में बनाया, कैनवास पर तेलीय रंगों से बनाया, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट में ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग बनाई गई और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थित है। राजा रवि वर्मा के द्वारा महिला चित्रों में दमयंती को सबसे खूबसूरत चित्र बनाया गया। सबसे खूबसूरत जो स्त्री बनाई गई है वो इस पेंटिंग में बनाई गई है, हंस दमयंती में। और ये जो चित्र है, इसमें राजा रवि वर्मा ने लाल रंग की साड़ी पहने हुए दमयंती हंस से अपने प्रेमी नल का संदेश के प्रति प्रेम का बखान करता है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो प्रेमी नल है उसका संदेश का उसके प्रति बखान किया गया है, उसको बताया गया है। उसको कौन सी साड़ी में दिखाया गया है? लाल साड़ी में दिखाया गया है। और उसके बाद जो दमयंती की मौन भावना है, उसके जो चेहरे की चमक है, उसके चेहरे की जो कांति है, गालों की जो कांति है, और उसके बाद दमयंती की जो मौन प्रेम की भावना है, मतलब वो स्पष्ट नहीं दिखा रही है, बट उसका जो चेहरा है वो इतना सुंदर बनाया गया है कि उसकी जो प्रेम की भावना है वो उसके चेहरे से झलक रही है। और उसके बाद उसका जो उसको कोमल, गरिमापूर्ण और सुंदर बनाया गया है। इस चित्र में प्रकाश छाया के सिद्धांत का भी उपयोग किया गया है और साथ ही भवन की वास्तुकला और कमल के पुष्प को बड़ी ही आकर्षक अभिव्यक्ति दी गई है। राजा रवि वर्मा एक केरल में एक छोटे से गांव में हुए। राजा रवि वर्मा ने भारतीय कला के क्षेत्र में यूरोपीय विचारधाराओं और कलाकारों के प्रतिनिधि थे। पौराणिक नायिकाओं को अपनी कलाकृतियों में विशेष ध्यान दिया गया और उसके बाद राजा रवि वर्मा ने सभी देवी देवताओं के चित्र बनाए जो कि घरों, तीर्थ स्थानों पर विद्यमान है। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि राजा रवि वर्मा का कैलेंडर दो, तो वो अभी भी हमारे बीच मौजूद है। और उसके बाद राजा रवि वर्मा पानी और तेलीय रंगों के उपयोग से शकुंतला, नल, दमयंती
की कथाओं, महाभारत के लिए प्रसंग रवि वर्मा के क्या थे, विशेष आकर्षित चित्र थे। तो अब हम राजा रवि वर्मा के बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि जो हंस दमयंती चित्र है वो राजा रवि वर्मा ने बनाया था। राजा रवि वर्मा केरल के ट्रावनकोर जिले से हैं। उसके बाद 1899 में बनाया गया था। इसको ऑयल में बनाया गया था कैनवास पर, और नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है। इसमें ये जो हंस दमयंती है इसको लाल रंग की साड़ी में दिखाया गया है, और उसी के साथ साथ जो उसका बैकग्राउंड है, उसका पीछे का जो दृश्य है उसमें एक महल दिखाया गया है, और महल के साथ साथ एक कमल के फूल और पानी दिखाया गया है। और जो उसके स्त्री के कोमल चेहरे की जो प्रेम भावना है, उसकी जो आंखों की कांति है, या उसके साथ साथ जो गालों की कांति, आंखों की चमक है, वो सारी इसमें दिखाई गई है। और ये बहुत गरिमापूर्ण और सुंदर दृश्य है। अब इस चित्र में राजा रवि वर्मा ने और कुछ भी दिखाया है। जो नल दमयंती है, नल दमयंती प्रेमी नल का संदेश, जो दमयंती हंस है उससे उसके प्रति जो प्रेम का बखान है, इस चित्र को समर्पित किया गया है, इस चित्र में बताया गया है। अब इसका दूसरा जो चित्र है हमारे पास वो है ब्रह्मचारीच। आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा, और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक बार में ही पढ़ते ही पता चल जाएगा। और आपको उत्तर में भी यही लिखना है। जब आपको पूछा जाए कि भाई हंस दमयंती का चित्र का वर्णन करो, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, हंस दमयंती चित्र राजा रवि वर्मा ने 1899 में बनाया था, और इसको तेलीय रंगों के माध्यम से कैनवास पर बनाया गया है। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है। हंस दमयंती को लाल कलर की साड़ी में दिखाया गया है। उनकी आंखों की चमक दिखाई गई है, कोमल दिखाया गया है, गरिमापूर्ण दिखाया गया है। उसके बाद जो हंस दमयंती है उसको जो नल के प्रति जो प्रेम भावना है उसको दिखाया गया। बस आप इतना लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। और इसका जो हमारा इसी पार्ट का जो दूसरा पेंटिंग है वो है ब्रह्मचारीच। अब सेम हम इसी पेंटिंग में भी यही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम आएगा, आर्टिस्ट का नाम। आर्टिस्ट का नाम है इसका अमृता शेरगिल। उसके बाद कब बनाया गया था, 1938 में। बस आप ये इतना लिख के आ जाएंगे तो आप आराम से पास हो सकते हैं, और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। फिर कैनवास पर तेलीय रंग की सहायता से और उसके बाद इस चित्र को भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है। पहले वाला चित्र भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखा गया, और इस चित्र का भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ही है। अब आपको इस चित्र के बारे में क्या पढ़ना है, और कि इस चित्र में क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है, किसके द्वारा, अमृता शेरगिल के द्वारा। यह चित्र दक्षिण भारत के में प्रचलित हिंदू प्रथाओं और विश्वास की आस्था अभिव्यक्त करता है। यह चित्र भारत में जो प्रचलित हिंदू प्रथाएं हैं उसके प्रति हमारा विश्वास है उसको क्या करता है, दिखलाता है। और उसके बाद यह चित्र समतल धरातल पर सीधे खड़े रूप में चित्रित किया गया है। शांतिपूर्ण मुद्रा में बैठी है।
और उसके बाद कुछ ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारी जो हो गया ना, तो ब्रह्मचारी मीन्स इसमें ब्रह्मचारियों को दिखाया गया है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इस पेंटिंग में अमृता शेरगिल ने ब्रह्मचारियों को दिखाया गया है और कुछ ऐसी आकृतियां बनाई गई है जो कि हिंदू आस्था को पूर्ण करती है। और इस चित्र में शरीर के विभिन्न रंगों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे ब्रह्मचारी होते तो ब्रह्मचारी कैसे वस्त्र पहनते, सफेद वस्त्र पहनेंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे और जनेऊ धारण करेंगे, धोती पहनेंगे। और उनका जो खाना होता है वो कैसा होता है, हरा भरा होता है, फल फूल होते हैं। तो वो सब दिखाया गया है कि कुछ ब्रह्मचारियों की आकृति है और हिंदू आस्थाओं पर पूर्ण विश्वास है। और चित्र में शरीर में विभिन्न रंगों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गहरे भूरे रंग की पृष्ठभूमि, गहरे भूरे रंग की मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी चटाई जहां पर बैठे हैं कौन से कलर की है, गहरे भूरे रंग की पृष्ठभूमि। और उसके बाद सफेद धोतियां, हरा भूरा सा तटस्थ अग्रभाग तथा संपूर्ण संयोजन की प्रशांतता में कोई व्यवधान नहीं पैदा करता। और इस चित्र के माध्यम से मध्य में श्वेतांग आकृति है जिसके चारों ओर काले और भूरे रंग के शरीर हैं। तो इसमें किसको दिखाया गया, अमृता शेरगिल ने ब्रह्मचारियों को दिखाया है, सफेद धोती पहने हुए दिखाया है। और उसके बाद गहरे भूरे रंग की जो समतल है, धरातल है, धरती है, उसको बिठाया है। और उसके साथ साथ हरा और भूरा सा जो तटस्थ अग्रभाग होता है वो भी इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। तो इसी माध्यम से हम जो अमृता शेरगिल के जो उत्तर प्रभाववाद का स्पष्ट प्रभाव इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं। मोदी, ग्लानी एवं गोगिन से वे प्रेरणा लेती दिखाई देती है। मतलब जो गोगिन और जो आर्टिस्ट थे, जो हमने पुराने वाले आर्टिस्ट पढ़े थे, उसकी जो पेंटिंग्स का जो इफेक्ट था या प्रभाव था वो अमृता शेरगिल ने भी धीरे धीरे अपनी पेंटिंग्स में डाला था, थोड़ा थोड़ा बट पूरा नहीं। बाद में कांगड़ा के लघु चित्रों और अजंता के भित्ति चित्रों में से बहुत प्रभावित हुई। तो अजंता के कौन से चित्र थे, अजंता के जितने भी बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड थे, गौतम बुद्ध से जो रिलेटेड जो चित्र थे, उससे भी अमृता शेरगिल बहुत प्रभावित हुई थी। और उन्होंने अपनी कृतियों में रंगों, आकृतियों और भावनाओं का अनूठा संयोजन किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मचारी जी भी बहुत इजी है, बहुत आराम से लिख सकते हो। अमृता शेरगिल ने बनाई, 1938 में बनाई, कैनवास पर तेलीय रंगों की सहायता से बनाई। और उसके बाद ब्रह्मचारी, इसका मतलब ही ब्रह्मचारियों की पेंटिंग है। और उसके बाद इसमें ये भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है। अब इसका जो हमारा तीसरा और लास्ट जो पेंटिंग है वो हम पढ़ेंगे। पहला हमने राजा रवि वर्मा का चित्र पढ़ा था, दूसरा हमने अमृता शेरगिल का चित्र पढ़ा, तीसरा जो है हमारा द अट्रियम, जो हमारी तीसरी पेंटिंग है। द अट्रियम किसने बनाई, कागज पर पानी के रंगों की सहायता से। अब पहले जो दो चित्र हमने पढ़े थे, पहले जो दो चित्र किसके थे, ऑयल, कैनवास पर ऑयल से बनाया गया था। इस चित्रों में कागज पर पानी के रंगों से बनाया गया ये चित्र है। पानी के रंगों से बनाया यह चित्र है जिसको हम वाटर कलर पेंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर कलर पेंटिंग बोल सकते हैं। वो था हमारा ऑयल पेंटिंग, ये है हमारा वाटर कलर पेंटिंग। ये गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया और 1920 में बनाया। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। और कब बनाया था, 1920
1920 में। ब्रह्मचारी कब बनाया गया? 1938। और उसके बाद जो हमारा हंस दमयंती था वो कब बनाया गया था? 1899। गगनेंद्र नाथ टैगोर यह चित्र भारतीय सोसाइटी, रविंद्र भारती सोसाइटी, अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसमें जो स्थान है वो अलग हो गया है, जो संग्रहालय है वो अलग हो गया है। इतना देर हम क्या पढ़ रहे थे? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। अब ये जो हमारा इसका संग्रहालय है, जो द अट्रियम पेंटिंग है, उसका क्या है आपको याद करना पड़ेगा। रविंद्र भारती सोसाइटी कहाँ स्थित है? कोलकाता, जोरांस्को कोलकाता में। ये पूरा आप लिख के आइएगा, जोरांस्को कोलकाता। ठीक है, अब इस चित्र में क्या बताया गया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्या बनाया है इस चित्र में, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। द अट्रियम, ब्रह्मचारी, तो हमें पता चल गया कि ब्रह्मचारियों की पेंटिंग है। हंस दमयंती, हंस दमयंती भी पता चल गया कि भाई एक स्त्री का नाम है दमयंती, और उसमें हंस को भी साथ दिखाया गया है। अब इसमें द अट्रियम में एक प्रकाश और छाया के अपूर्व संयोजन के प्रयोग से पैदा हुआ प्रभाव दिखाया। एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ छाया है। हम छाया को कैसे इसमें दिखा सकते हैं? डार्क करके, और ये प्रकाश है, पूरा उजाला है। तो इस चित्र में भी उन्होंने यही किया है कि एक प्रकाश और छाया के अपूर्व संयोजन के प्रयोग से पैदा हुए प्रकाश को दिखाया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक गिलास बनाती हूं, अब ग्लास तो कहाँ पड़ा है? प्रकाश में है। बट जब अगर इसकी मैं यहाँ पे शेडो बना देती हूँ तो ये क्या हो गई हमारी? छाया। और ये कहाँ आ गया? ये प्रकाश। उसके बाद ज्यामितीय आकृतियों को सहायता से, ज्यामितीय आकृति की सहायता से इस चित्र में भूरे, काले, हरे, पीले, सुखद रंगों का प्रयोग हुआ है। ज्यामितीय आकृति, देखिए अब इधर देखो, ज्यामितीय आकृति कौन सी होती है? जो मैथ्स, ट्रायंगल, सर्कल, त्रिकोण, ये सारी ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो इस चित्र में भी ज्यामितीय आकृति बनाई गई है, और इसके साथ साथ इन्होंने कौन कौन से कलर लिए साथ में? हरे, काले, भूरे और पीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ आकृतियां अमूर्त है, फिर भी चित्र को समझना आसान है। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने घनवाद को अपनी शैली में, घनवाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, घनवाद को अपनी शैली में विकसित किया, जिसके अनुसार इसका मूल उद्देश्य था कि कल्पना को गूढ़ ज्यामितीय आकारों के माध्यम से अभिव्यक्त करना। जो हमारी कल्पना होती है, लाइक मेरे मन में आ रहा है कि भाई कैसा होगा ब्रह्मांड, कैसा होगा ब्रह्मांड, गोल गोल होगा, तो क्या हो गया? ज्यामितीय आकृति है, सर्कल है। उसके बाद मेरे दिमाग में आएगा एक टेबल कैसी होगी? चौकोर है। तो ये सारी क्या है? ये आकृतियों को अपनी, जो अपने माध्यम से अभिव्यक्त करने का तरीका है। एक इंसान है, इंसान कैसा होता है? गोल गोल मुंह, चौकोर शरीर, सीधी लाइन पांव, सीधे हाथ। क्या होगा? ये मेरी क्या है? एक भावना की अभिव्यक्ति है। मुझे पूरा बनाना नहीं आता है, बट
ये क्या है, एक मेरी कल्पना है, जिस कल्पना से मैंने क्या किया, एक चित्र बना दिया। उसके बाद उन्होंने समतल ज्यामितीय आकारों को रंगों के आच्छादित करके उसको रहस्यमय बनाया। अब अगर इस चित्र में मैं आधा डार्क कर देती हूँ और आधा प्रकाशी है तो क्या होगा, एक शेडो आएगी। बस उसी तरह से बनाया गया है। ये चित्र भी बनाते हैं जो बंगाली जीवन पाश्चात्य संस्कृति को बंगालियों पर प्रभाव आदि पर आधारित थे। उन्होंने कभी भी पाश्चात्य शैली का अंधाधुकरण नहीं किया। तो अब जो द अट्रियम पिक्चर है वो आपको सिर्फ इतना ही देखना है और इतना ही लिखना है कि द अट्रियम पेंटिंग रवींद्रनाथ टैगोर ने 1920 में कागज पर पानी के रंगों से बनाई थी और यह चित्र रविंद्र भारती सोसाइटी जोरांस्को कोलकाता में स्थित है। और उसके बाद इस चित्र में प्रकाश और छाया का संयोजन बताया गया है। इस चित्र में ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके हरे, काले, भूरे, पीले रंगों का उपयोग किया गया है। और जो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने घनवाद से प्रेरित होकर अपनी चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया और उन ज्यामितीय आकृतियों को अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया अपने चित्रों के माध्यम से। तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 पेंटिंग्स थी, हंस दमयंती, द अट्रियम और ब्रह्मचारी। ये 3 पेंटिंग्स थी जो कि राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। थैंक यू।